हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के ऐसे ही सिलेबस अनुसार चुन चुन के प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में पीडीएफ भी डाल देता हूँ जिसे आप डाउनलोड करके अपना घर पर भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पटवारी के, वर्ग 2 के, इन सभी के ऐसे ही सिलेबस अनुसार तैयार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए हैं। तो आज हम सी टेट का प्रैक्टिस सेट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि ये पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले डाल दिया था। तो इस प्रकार आप लोगों को प्रतिदिन एक नया सी टेट का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और यह पेपर फर्स्ट है जो कि कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए है। और इसके बाद में पेपर सेकंड जो कि 6 से 8वीं तक के लिए है, उसके लिए भी मैं इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। और भाइयों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि ये कंप्यूटर पे टाइपिंग करके एक-एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, इस प्रकार से मैं चुन-चुन के क्वेश्चन लेता हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज हमारा सी-टेट का प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें मैंने जो कि हमारी सी-टेट की जानकारी है वह सभी दे रखी है। जैसा कि मैंने इसके नीचे सिलेबस वगैरह भी दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने का आएगा। इस प्रकार से मैंने सिलेबस की भी पूरी जानकारी दे रखी है। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1, क्योंकि इसमें जो कि ये जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, उसी प्रकार से इसमें आएँगे भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस प्रकार से 30-30 नंबर के जितने भी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को इसमें सिलेबस दे रखा है, तो आप उसको पढ़ लें। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि मैं सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ली है। क्वेश्चन नंबर पहला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो यह देती है सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पे। ऑप्शन ए, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत के महत्व पर। क्वेश्चन नंबर 2, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट 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 कहलाती है। तो वह कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन सी, डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन सी, यानी कि गतिक यानी कि जो चलने फिरने वाले कौशल हैं उनमें निर्योग्यता यानी कि व्यक्ति में योग्यता नहीं रहती है, तो वह नहीं रहती है डिस्प्रेक्सिया में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? तो इसके लिए ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ऑप्शन बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 4, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? तो यह करती है शीशावस्था की ओर। ऑप्शन ए, क्योंकि जब बच्चा शीशावस्था में होता है तो उसे अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति उसमें होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? तो अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा? तो इसमें जो जो पढ़ने में उच्च स्तर के होंगे उन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में ... नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो यह किया गया है परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रावधान। ऑप्शन सी, परख। क्वेश्चन नंबर 10, ... प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? तो भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था संवेदनशील है। ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पियाजे के अनुसार कोई बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13, ... और ... बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। यानी कि ये जो खाली स्थान है तो यहाँ हमें इसमें दो कारक भरने हैं जो समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। तो वह है स्कूल और धर्म। ऑप्शन डी। यानी कि स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना यह बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। ऑप्शन 3। तो आप ये मत सोचना कि यहाँ मैंने ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं और यहाँ 1 2 3। तो ये इसलिए है कि मैंने 10 क्वेश्चन इस किताब से लिए हैं, 10 क्वेश्चन इस किताब से लिए हैं। यानी कि मैं आप लोगों को यह बहुत ही चुनिंदा प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ। आप लोग इसे ये कह सकते हैं कि यह सभी किताबों का निचोड़ देता हूँ। मैं ये जितने भी प्रैक्टिस सेट देता हूँ तो मैं इसमें चाहे आपकी कोई भी किताब हुई तो उन सभी का निचोड़ देता हूँ। तो आप लोग ऑप्शन पे ध्यान ना दें, मैं आंसर बता रहा हूँ। जैसे 1 2 3 3 भी दे रखा है तो ऑप्शन तो वही है, चाहे ए बी सी डी लिख लें या 1 2 3। तो जिस किताब में थोड़ा बहुत जैसा लिखा रहता है तो उस हिसाब से डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी आप लोग ये समझें कि मैं इन प्रैक्टिस सेटों में सभी किताबों के निचोड़ देता हूँ। 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, इस प्रकार में चुनिंदा प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। तो चलिए ऑप्शन 3, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120 वर्ष। ऑप्शन सी। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि एक फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो आपको अगर वो फॉर्मूला अगर आप एक बार भी समझ लेंगे तो आप लोगों से मानसिक आयु और वास्तविक आयु निकालते बन जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है जो वह है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। जैसा कि इसके लिए सबसे पहले आप बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें। IQ बराबर मानसिक, या आप इसे MAV लिख सकते हैं, वटे में वास्तविक, यानी कि CA।
करंट एज, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम इसे यहाँ निकाल के देखते हैं। तो IQ बराबर, तो मानसिक आयु यहाँ दी गई है 18 बटे में वास्तविक आयु है 15 वर्ष, और इसको इंटू यानी कि गुणे 100 करते हैं और देखते हैं कि कितना निकलता है, 120 निकलता है या नहीं। तो सबसे पहले इनको काट कर कुछ छोटा कर लेते हैं, जैसे कि 3 18 और 3 5 15, तो यहाँ अपना निकल के आया 6/5। अब देखते हैं, अब इनको काटने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको छोटा कर लिया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ बचा 20। तो अब करते हैं 20 में 6 का गुणा, क्योंकि नीचे की तो संख्या पूरी तरह कट चुकी है। तो 0 का 0, 0 का 0 और 6 दूनी 12, तो अपना आंसर यहाँ निकल के आया। यानी कि अगर किसी बालक की वास्तविक आयु है 15 वर्ष और मानसिक आयु है 18 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 120। तो अपना सही आंसर ये निकल के आ गया। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें, तो आप कभी भी IQ निकाल सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। यानी कि आप अब मैं आप लोगों को ऑप्शन तभी समझाता हूँ जब आप लोगों के वो कार्य के हों, क्योंकि अब ऑप्शन मैं विश्लेषण करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, और आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, ये नहीं सोचते हो कि जब कोई व्यक्ति आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, टाइपिंग कर करके आप लोगों को PDF बना तक के उपलब्ध करवाता हूँ, तो आप लोगों का भी इतना कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। आप लोगों को खुद पता होगा कि टाइपिंग में कितनी मेहनत लगती है, और क्वेश्चनों को चुन चुन के, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, इस प्रकार मेहनत करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, बिल्कुल होती है। इससे पता चलता है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। बिल्कुल, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जितने भी कथन हैं वह सभी इसी के अंतर्गत हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है। अधिगम यानी कि पढ़ाई लिखाई में असहायता, और लाचारी यानी कि जैसे कोई बच्चा है तो उसके घर में गरीबी है या कुछ भी है, किसी कारणवश वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो इसी को बोलते हैं असहायता या लाचारी तब महसूस करता है जब शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। ऑप्शन डी, यानी कि जो शैक्षणिक यानी कि जो पढ़ाई लिखाई के कार्य यानी कि गतिविधियां होती हैं, उनके परिणाम अनियंत्रित होते हैं, जिनको कोई नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? तो तत्परता का सिद्धांत या तो थॉर्नडाइक ने दिया था, अभ्यास का सिद्धांत यह भी थॉर्नडाइक ने दिया था, और प्रभाव का सिद्धांत यह भी थॉर्नडाइक ने दिया था। बाकी सीखने का प्रबलन सिद्धांत या थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ऑप्शन ए। अब इसमें भाइयों दोस्तों मेरे कोई विचार नहीं है, ये जिस प्रकार से आंसर दिया गया है उसी प्रकार से मैंने, लेकिन इसको अपन पूरा 100% सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्त्री यानी कि महिला की हस्तलेख यानी कि राइटिंग अच्छी ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यही आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है।
क्वेश्चन नंबर 20। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुख विमुख सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन बी समीप दूराभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह तो बिल्कुल सही है। विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह सही नहीं है, क्योंकि विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित नहीं होता है, पर्यावरण भी होता है, परिवेश भी होता है, इन सभी से विकास प्रभावित होता है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। लोरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति का यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो यह तर्क करते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास के आधार पर। ऑप्शन डी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। अब यहाँ हमें जो यहाँ दी गई है सूची, इन सूची का मिलान करना है। ऑप्शन सुमेलित कीजिए, यानी कि सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। सृजनशील बालक, तो सृजनशील बालक मौलिक चिंतन करता है, यह तो सही है, क्योंकि सृजनशील बालक होगा वह मौलिक चिंतन करेगा। प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक प्रतिभाशाली बालक है जो वह सामान्य ज्ञान की शिष्टता को दर्शाता है। ऑप्शन इसका आंसर है तीसरा, यानी कि प्रतिभाशाली बालक सामान्य ज्ञान की शिष्टता को दर्शाता है। मंद बुद्धि बालक, तो जो मंद बुद्धि बालक होता है वह अधिगम की मंद गति होती है उसमें। जैसे कोई मंद बुद्धि यानी कि पढ़ाई में कमजोर है बालक, तो वह अधिगम यानी कि शिक्षा में मंद यानी कि धीमी गति से वह पढ़ेगा। पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक समाज विरोधी कार्य करेगा, तो इसका आंसर डी का चौथाई होगा, यानी कि सामने ही, यानी कि पिछड़ा बालक समाज विरोधी कार्य ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 24। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्य पूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, यह नहीं बताता, यह सही नहीं है। यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह भी नहीं है। शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है, इसमें भी यह सहायता नहीं करता है। इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं साधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, क्योंकि इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों यानी कि जो शिक्षार्थी जो बच्चे हैं उनके अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25। समावेशी शिक्षा ... को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। तो समावेशी शिक्षा सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता। अक्षमता का मतलब है कि कोई व्यक्ति न लिख पा रहा है, न चल पा रहा है, न टहल पा रहा है, न बोल पा रहा है, तो उसकी अक्षमता यानी कि अयोग्यता होती है, तो वह होती है अप्रेक्षिया, यानी कि वह अप्रेक्षिया का शिकार होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का
दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? तो यह करता है सामाजिक न्याय एवं समानता समानता मूल पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं समानता के मूल पर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वेंडूरा और वोल्टायर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास के संबंध में किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यह विकास के संबंध में कथन सत्य नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर यह होता ऑप्शन में तो वह सत्य था, लेकिन भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इसलिए यह कथन असत्य है। क्योंकि ये विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जैसा कि हमारा भाग फर्स्ट है, जो कि मैं शिक्षा शास्त्र का था, उसके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब है हमारा भाग दूसरा, जिसमें भाषा फर्स्ट आएगी, जो कि हिंदी होगी। तो चलिए अपनी भाग सेकंड भाग दूसरे के, जो कि भाषा फर्स्ट है, हिंदी को देखते हैं। तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। जो आपका एग्जाम्स आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, 30-30 क्वेश्चन के भाग आएंगे, यानी कि 5 भाग आएंगे 30-30 क्वेश्चन के। तो 30 पंचे 150 नंबर का टोटल आएगा। तो भाग सेकंड, भाषा फर्स्ट है। निर्देश, प्रश्न संख्या 40 से 45 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि यहाँ गद्यांश दिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों का और अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी वीडियो जो कि ये गद्यांश है पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपना घर पर भी पढ़ के और उसके बाद आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, किस अवस्था में कवि ने पैसे बोए थे? जैसा कि हमें इस गद्यांश के अनुसार देना है, तो इसमें जो कि पैसा बोने के बारे में इस प्रकार से यह गद्यांश दिया गया है। तो कवि ने बाल्यावस्था में पैसे बोए थे। ऑप्शन सी, कवि ने बाल्यावस्था में पैसे बोए थे। कवि ने पैसों को क्यों बोया था? तो कवि ने पैसों को ढेरों पैसे पाने के लिए बोया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, पैसे बोने से कवि को क्या प्राप्त हुआ? तो पैसे बोने से कवि की मेहनत बेकार गई। ऑप्शन बी, कवि की मेहनत बेकार गई। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ दिनों बाद कवि ने क्या महसूस किया? तो कुछ दिनों बाद कवि ने महसूस किया उसने ममता और लालच का बीज बोया था। ऑप्शन डी, उसने ममता और लालच का बीज बोया था। क्वेश्चन नंबर 5, बंजर शब्द का विलोम रूप होता है। तो बंजर यानी कि ऐसी मिट्टी या धरती जहां पर कोई फसल नहीं उगती हो। तो बंजर शब्द का विलोम होगा उर्वर, यानी कि जो कि उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, हताश शब्द। तो हताश शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमारे भाव हैं वह प्रकट होते हैं। तो हताश एक भाववाचक शब्द है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद
फिर से निर्देश आ गए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक तो इसमें पद्यांश आएगा और एक गद्यांश आएगा। तो चलिए अब जो कि हमने अभी पद्यांश देखा था, अब देखते हैं गद्यांश। निम्नलिखित निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 39 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो आप इस गद्यांश को पढ़ लें अच्छी तरह से, या तो वीडियो आप लोग पॉज करके पढ़ लें, या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके अपना घर पर पढ़ के उसके बाद आंसर दे दें, या फिर आप मैं वीडियो को पॉज पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, यहाँ भी क्वेश्चनों में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर जो कि मैंने यहाँ पर आप लोग इसको सही कर लेना। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 से 31 यानी कि 9 क्वेश्चन, तो 7 और 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 तक, 15 तक आप लोग इसको प्रश्न संख्या 15 तक कर लें, क्योंकि टाइपिंग में दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इसी गद्यांश से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रागृतिवादी कवि किससे जुड़ाव महसूस करता है? तो प्रागृतिवादी कवि प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है। ऑप्शन सी, प्रकृति से जुड़ाव महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 8, लेखक क्या कहना चाहता है? तो लेखक प्रागृतिवाद क्या है और प्रागृतिवादी कवि के दृष्टिकोण क्या होते हैं, यह बताना चाहता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कथन असत्य है? तो जैसा कि अब जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका जवाब इसके आसानी से मिल जाएंगे। तो जीवन के प्रति अलौकिक दृष्टि प्रागैतिवादी साहित्य का आधार है, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रागैतिवादी काव्य में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान रहने का क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रागैतिवादी कवि इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से जांच परख कर वर्तमान के बारे में लिखता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा प्रागैतिवाद। ऑप्शन सी, प्रागैतिवाद। क्वेश्चन नंबर 12, अत्याचार का संधि विच्छेद है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अति धन आचार। ऑप्शन सी, अति धन आचार। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानिक की तरह कौन सा विशेषण शब्द प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो इसमें भौतिक तो हुआ है, जैसा कि आप पढ़ लें तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन आर्थिक, जो ये आर्थिक शब्द है वह गद्यांश में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 14, सात्विक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो जैसा कि वहां आप बोले भी तो बोलने में भी समझ में आ रहा है, सात्विक, तो सात्विक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी, एक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 15, दमन का तात्पर्य है, तो दमन का तात्पर्य है दबाया जाना। ऑप्शन ए, दबाया जाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 भाग रहेंगे, तो उसमें जो 10 से 20 क्वेश्चन तो मेन सब्जेक्ट के रहेंगे, और उसी में सम्मिलित 10 नंबर की आपकी, जो कि जैसे ये हिंदी है तो हिंदी से संबंधित पेडागोजी रहेगी, यानी कि यह सभी विषय में 10-10 या 15-15 नंबर की आएगी। जैसा कि बाल विकास बस को छोड़ के यह सभी में आएगी, चाहे आपकी भाषा फर्स्ट हो, चाहे भाषा सेकेंड हो, या फिर आपकी गणित हो या विज्ञान हो, सभी में यह 10 से 15 नंबर की
पेडागोजी आएगी, यानी कि विषय से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 16 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि पेडागोजी हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ऑप्शन ए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1968 के त्रिभाषा सूत्र में वर्णित द्वितीय भाषा का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि हिंदी भाषी राज्यों में मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को छोड़कर कोई भी अन्य आधुनिक भाषा या अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में चुना जा सकता है। जैसा कि हम लोगों को इसमें भी ऑप्शन दिया है, यानी कि प्रथम भाषा में हम हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। और अगर आपने प्रथम भाषा में हिंदी ले ली तो आप लोग द्वितीय भाषा में हिंदी नहीं ले सकते। अगर आपने प्रथम भाषा में इंग्लिश ले ली तो आप द्वितीय भाषा में इंग्लिश नहीं लेंगे, फिर आप द्वितीय भाषा में हिंदी या उर्दू कोई भी भाषा ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य भी यही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली मोना रा वाले शब्दों को ला वाले शब्दों में बोलती है। जैसे रात को लात, उसकी इस त्रुटि को आप कैसे समाप्त करेंगे? तो उसकी इस त्रुटि को हम स्वयं रा वाले शब्दों का उच्चारण कर उससे अनुकरण व अभ्यास करने को कहेंगे। यानी कि जैसे कोई बच्ची है तो वह रा शब्द को ला शब्द बोलती है, जैसे रात को लात बोलती है। तो पहले हम खुद जो रा वाले शब्द हैं उनका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उस बच्ची से भी बोलेंगे कि तुम भी इस प्रकार से बोलो, यानी कि रात को रात बोलते हैं, ना कि लात। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, दो भाषा बोलने वाले बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दो भाषाएं बोलने वाले बच्चों में उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी, उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। ऑप्शन बी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ। क्वेश्चन नंबर 21, सुहेल 1 साल पहले असोम या असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? तो इसके लिए हम सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। ऑप्शन बी, यानी कि जो सोहन है उसको भाषा प्रयोग, यानी कि अगर वो कहीं बोल रहा है तो उसको अधिक से अधिक बोलने दें और साथ में प्रोत्साहन भी देना चाहिए, यानी कि उसको समझाएं भी कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हो। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन ए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लिए लाभ है। तो बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के लिए बच्चों को विविधता पूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना चाहिए। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा शिक्षक के रूप में हम सबसे महत्वपूर्ण भाषा शिक्षण को मानते हैं। ऑप्शन सी, भाषा शिक्षण को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मराठी भाषी राजेश भारी को बारी बोलता है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे? तो भाषा शिक्षक के रूप में हम दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे, यानी कि मराठी भाषा में भारी को बोलते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है और हिंदी में वारी बोलते हो तो उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन
ऑप्शन सी दोनों भाषाओं का अंतर स्पष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्राणी का सहारा लिया जाता है। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्राणी का सहारा लिया जाता है, इसलिए व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रीति 8वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाती है, इस स्तर पर उसे किसके लिए प्रयास करना चाहिए? तो इस स्तर पर उसे साहित्यिक विधाओं का परिचय कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन डी, साहित्यिक विधाओं का परिचय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य है तो छात्रों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके सिखाना या करना सिखाना यह मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है चॉम्स्की का। ऑप्शन ए, यह कथन है चॉम्स्की का। ऑप्शन ए, चॉम्स्की ने यह कहा था कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है और भाग भाग में दूसरा यानी कि भाषा फर्स्ट हिंदी का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीजों को समझना यह उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार हमारा भाग दूसरा भी कंप्लीट हुआ, यानी कि 3 दूनी 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब देखते हैं भाग 3 है, यानी कि भाग 3 में भाषा सेकंड। तो भाषा सेकंड इसमें मैंने इसलिए नहीं ऐड की है क्योंकि मैं कौन सी भाषा ऐड करता, कोई संस्कृत लिए होगा द्वितीय भाषा में, कोई अंग्रेजी लिए होगा, कोई उर्दू लिए होगा, कोई अपनी पसंद से लिए होंगे, इसलिए मैंने इसमें भाषा सेकंड में कोई भी भाषा नहीं ली है। अब जिसने भाषा 2 में जैसे किसी ने हिंदी ले रखी, इंग्लिश ले रखी या उर्दू कोई भी, तो उसके लिए एक आप अलग से बुक लेकर आप केवल भाषा सेकंड का उससे अपना जो भाषा आपने ले रखी है उसकी बुक लेके रिवीजन कर लें। बाकी इन चारों भागों को कंप्लीट करवाना मेरा उद्देश्य है। चलिए अब देखते हैं भाग 4 गणित। तो गणित में भी मैंने जैसा कि 10 नंबर की जो पेडागोजी 10 या 15 की आएगी तो पेडागोजी तो ली है, लेकिन मैथ के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वह मैंने इसमें ऐड नहीं किए हैं क्योंकि ये तो वो यहाँ आपको प्रैक्टिस सेट में समझाते अच्छे से नहीं बनेगा, और अगर समझाऊंगा भी तो वीडियो भी बहुत लंबी जाएगी और इसमें इतनी जगह भी नहीं रहती है क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं तो उसका आंसर हल बहुत बड़ा जाता है। तो चलिए अब इसके जो गणित के शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी के जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं उनको तो मैंने ऐड किया है। तो आप केवल भाषा सेकंड की एक अपनी जो आपने जिस विषय को ले रखा है उसकी एक अलग से बुक ले लें, और जो मैथ है मैथ की आदि यानी कि जो 15 क्वेश्चन आने हैं कैलकुलेटिव उनको आप अलग से तैयार कर लें। बाकी का पूरा प्रैक्टिस सेट यानी कि 100 नंबर का कंप्लीट करवाना मेरी गारंटी है, मैं आप लोगों को 100 नंबर का कंप्लीट करवा के दूंगा। तो चलिए हम इसके पेडागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि आप कक्षा 5वीं को गणित पढ़ा रहे हैं और आपके पढ़ाते समय यह प्रश्न सामने आता है कि संख्या व 30 है, 142 को 3 से विभाज्य किया जा सकता है, तो आप बच्चों को किस आसान विधि द्वारा समझाएंगे? तो हम बच्चों को दी गई संख्या के अंकों का योग करके
3 से भाग देकर समझाएंगे। ऑप्शन सी, यानी कि जो ये संख्या है जैसे 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12, तो इनका टोटल जोड़ 12 हुआ, फिर उसके बाद उसमें 3 का भाग दे देंगे। तो अगर उस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि वह 3 से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी हम बच्चों को समझा देंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र में शिक्षण कर रहा है? तो वह कक्षा में मापन संबंधी शिक्षण कर रहा है। ऑप्शन ए, वह कक्षा में मापन संबंधी शिक्षण कर रहा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उसका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे जिससे गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। ऑप्शन बी, जिससे गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा चौथी का एक छात्र किसी प्रश्न को हल करते समय गणना संबंधी त्रुटियां करता है, जैसे 17+5 बराबर 23। तो इस प्रकार की त्रुटियां हेतु आवश्यक है। जैसा कि 17+5 22 होता है, लेकिन बच्चा त्रुटि यानी कि गलती कर रहा है कि वह 17+5 को जोड़ के 23 बना रहा है। तो ये इस प्रकार की त्रुटियों हेतु आवश्यक है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? तो हमें त्रुटियों पर आधारित प्रश्नों को श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर हल करवाना चाहिए या हल करवाएं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कहा था यंग ने। ऑप्शन डी। यह यंग ने कहा था कि यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। यह यंग ने कहा था। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा कक्षा 1 के अधिगम कर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं? तो यह 1/4 प्लस 1/2 को हल करना यह कक्षा के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। कक्षा 1 के अधिगमकर्ताओं यानी कि कक्षा जो 1 के बालक हैं भाई 1/4 और 1 प्लस 2/4 को थोड़ी ना हल कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी आकृतियों से बने हुए इनको तो कर सकता है। दर्शाना कि 2 × 3 3 × 2 को बराबर, तो यह भी कर सकते हैं। वृत्ता से एक टेबल मेज की लंबाई, तो यह भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है, जैसा कि जॉल्टन जीन्स द्वारा दिया गया है? तो जॉल्टन जीन्स द्वारा सही जो क्रम दिया गया है वह दिया गया है ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले गतिक सिद्धांत, उसके बाद बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, उसके बाद गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और सबसे लास्ट में रचनात्मक सिद्धांत। ऑप्शन सी। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें और बार बार दोहरा लें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार ट्रेंड करता है कि इनको सही जमाएं कि सबसे पहले कौन सा सिद्धांत आता है, उसके बाद कौन सा सिद्धांत आता है। क्वेश्चन नंबर 8। एक प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका ने 536 गुणे 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उसने निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा, जैसा कि 550 गुणे 10 है, 530 गुणे 15, 500 गुणे 10 है और 550 गुणे 20 है। विचार कीजिए कि उन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणे 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम है।
व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है। तो इसके लिए सबसे न्यूनतम उपयुक्त ऑप्शन होगा गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित हैं, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित आकलित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। यानी कि जैसे कोई अनुमान लगा रहा है कि मान के चलिए 20 और 5 27 होते हैं या 26 होते हैं, तो यह अब अनुमानित और कल्पना नहीं है कि हमने जैसे 26 कह दिया तो 26, उसका तो फिक्स है कि 20 और 5 25 ही होता है। तो अपेक्षित उत्तर इसके नहीं दिए जा सकते हैं और ना अनुमानित उत्तर दिए जा सकते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो छात्रों द्वारा जर्नल दैनिक लिखना, बिल्कुल यह तो है। छात्रों का भ्रमण, बिल्कुल यह भी है छात्रों का भ्रमण। तीसरा, सत्र अंत परीक्षा, तो इससे कोई फायदा नहीं है या कोई मतलब नहीं है। सॉरी, कोई भी सत्य अंत परीक्षा यह कोई विधि नहीं है, यह एक मूल्यांकन विधि है। ऑप्शन डी, 1 और 2, यानी कि यह दोनों विधि सर्वाधिक उपयुक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही हैं। ऑप्शन ए। तो हमने जो गणित के शिक्षा शास्त्र के यानी कि मैथ पेडागोजी के जो 10 क्वेश्चन लिए थे वह भी कंप्लीट हुए। अब बचा है अपना अंतिम भाग 5, जो कि पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी जो जीव जंतु हैं, पर्यावरण है, उससे संबंधित 10 से 20 क्वेश्चन आएंगे और 10 से 15 क्वेश्चन, 10 भी आ सकते हैं या 15 भी आ सकते हैं, यानी 10 और 15 के बीच में रहेगा। तो 10 और 15 मेन सब्जेक्ट से और 10 और 15 क्वेश्चन जैसे पर्यावरण पेडागोजी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला भाग 5 का पर्यावरण अध्ययन का। बर्फ के घर युगलू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। तो इन घरों को बनाते समय इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो इसकी जानकारी नहीं देंगे। ऑप्शन सी। पहले आप इसको आंसर को समझिए, क्योंकि जहां बर्फ जमती है तो वहां ना तो फसल होगी, तो वहां पर भूसा होगा और ना वहां ज्यादा पेड़ पौधे होंगे कि उनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता हो, तो इसे हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन ए। जीवाश्म ईंधन का अर्थ है जैसे हमारा पेट्रोल हुआ और ये डीजल हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, ये जितने भी ईंधन हैं या जीवाश्म ईंधन में आते हैं। जैसे कि कोयला हुआ, कोयला सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो यह सभी जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन है। ऑप्शन ए, और यह सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। बाकी पेड़ लगाएंगे तो और ज्यादा हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, तो यह फायदेमंद है, ना कि नुकसानदायक। सौर ऊर्जा का प्रयोग, तो सूर्य से जो ऊर्जा होती है उससे तो कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, गरिमा सजीव निर्जीव या सजीव यानी कि जीवित, निर्जीव यानी कि मृत तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए। सॉरी, सजीव का अर्थ होता है जिसमें जीवन हो, निर्जीव का अर्थ होता है जिसमें जीवन नहीं हो, तथा मृत का अर्थ होता है कि जिसमें पहले जीवन था लेकिन अब वह उसमें जीवन
नहीं है। मैथ वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। जैसे जैसे तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू। दूसरे में मोमबत्ती, जंग, कार, क्रिस्टल, लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े का टुकड़ा, स्पंज, स्नान स्पंज। अब इसे आप समझिए। तो सबसे पहले तो जो जो अपनी छात्रा है गरिमा, उसने सबसे पहले रखा है सजीवों को। तो सजीव कौन कौन से हैं? पहले नंबर है तितली भी सजीव है क्योंकि तितली में जीवन होता है, वृक्ष भी सजीव है, पैरामीशियम भी सजीव है और भालू भी। इसके बाद रखा है उसने निर्जीव को, जिसमें कभी जीवन नहीं होता है। जैसे कि मोमबत्ती में कभी जीवन नहीं होता है। जंग, कार, क्रिस्टल, ये सभी निर्जीव है, इनमें कभी जीवन नहीं था। और अब तीसरे नंबर पे रखा है उसने लकड़ी के लट्ठों, अरहर की दाल, यानी इनमें पहले जीवन था लेकिन वर्तमान में इनमें जीवन नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नंबर में सभी सजीवों को रखा है, 2 नंबर में सभी निर्जीवों को रखा है तथा 3 नंबर में सभी मैथ को रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित एक शिक्षक कक्षा में गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। यानी कि जो कोयले का पहला प्रकार होता है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वह होता है एंथ्रेसाइट। उसमें कार्बन की मात्रा 90% होती है। उसके बाद होता है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। यानी कि एंथ्रेसाइट में तो 90% क्लियर ही है, लेकिन जो बिटुमिनस है उसमें 70 भी हो सकती है, 80 भी, 92 भी, 93, यानी कि 70 से 90 के बीच में हो सकती है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 70 तक होती है। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 60 से कम होती है, यानी कि सबसे थर्ड क्वालिटी का कोयला है पीट। अब दर्शाए गए कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थी से पूछता है कि सबसे कम ऊर्जा कौन देगा। तो इसमें ये तो आप सभी को पता है कि जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगी वह सबसे ज्यादा ऊर्जा देगा, और जिसमें सबसे कम कार्बन होगा वह सबसे कम ऊर्जा देगा। तो इसमें आप लोग जैसे देख रहे हैं, पीट में कार्बन की मात्रा 60 से कम है, तो यह सबसे कम ऊर्जा देगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थी से कहते हैं कि वह जल की अवधारणा को स्पष्ट करे। वह शिक्षार्थी निम्न 4 बिंदु लिखता है। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणु सूत्र H2 होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जल एक यौगिक है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, वादहीन एवं पारदर्शक द्रव है। यह भी सही है, या वह थोड़ी बहुत मिस्टेक आंसर देखने के बाद पता चलेगी, लेकिन पहले वाला क्लियर है। जल का अधिकतम घनत्व 6 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए मान लेते हैं होगा भाई। पृथ्वी पर लगभग 75% जल से घिरा है। यह गलत है, क्योंकि पृथ्वी पर जल 71% ना कि 75%। उपरोक्त के आधार पर सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा 1 एवं 2। बाकी ये दोनों गलत हैं। 1 एवं 2 बिल्कुल सही हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पारदर्शक द्रव है। और यह भी गलत है, क्योंकि जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो यह किए जा सकते हैं बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों व आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, बीजों के अंकुरण की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी दे। तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी दे कि कक्षा कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की आवश्यकता होगी, क्योंकि बीज का अंकुरण तभी होगा। ऑप्शन ए, क्योंकि किसी भी बीज को अंकुरण के लिए नमी की भी जरूरत होती है और तापमान की भी जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है के रक्त की जांच किस आधार पर की जाती है? तो उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर रक्त की जांच की जाती है। ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस स्थान पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था, और उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक हो जाती है तब हम धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग का होना चाहिए? तो यह शहर देश के हिमाचल प्रदेश भाग का होना चाहिए। ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 11, विसर्पी लता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 विसर्पी लता से संबंधित है। तो विसर्पी लता से खरबूजा भी संबंधित है, खीरा भी संबंधित है और पुदीना भी संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12, चमेली का तेल उसके ... से निकाला जाता है। तो चमेली का तेल उसके फूल से निकाला जाता है। ऑप्शन ए, चमेली का तेल उसके फूल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग सामान्यतः हरा होता है। तो यह तो आप जहां तक है सभी को पता होगा कि सभी वृक्षों यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा पर्ण हरित के कारण यानी कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन सी, पर्ण हरित के कारण, या इंग्लिश में कहें तो क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज्यादा ... की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। तो वह उतनी ही अधिक कॉस्मिक किरणों की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। ऑप्शन बी, कॉस्मिक किरणों की अधिक मात्रा प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 15, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतीकरण विधि से पूर्व लौंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, लौंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि हमारी यहाँ से जो कि पर्यावरण से संबंधित पेडागोजी है उसके भी जैसा कि 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, लेकिन जहां तक है 10 ही आएंगे, क्योंकि ये जो मेन भाग का विषय होता है वह अधिक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन सी, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 17, गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। यानी कि जो गुजरात के पास यानी कि सटे हुए राज्य हैं तो वह राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए, ये तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कक्ष में एक शिक्षक उभयचरों में
विषय की जानकारी देते हुए निम्न तथ्य लिखता है। तो ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। जो उभयचर होते हैं, यानी उभयचर का अर्थ होता है, पहले तो ये समझिए आपका उभयचर क्या होता है। उभयचर का अर्थ होता है जो पानी में भी रह सकते हैं और मिट्टी पर भी, ये मिट्टी यानी कि मरुस्थल पर भी रह सकते हैं, उन्हें कहते हैं उभयचर। तो ये प्राय शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। बिल्कुल इनकी लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। ये प्राय अंडे देते हैं, बिल्कुल जो उभयचर होते हैं, जैसा कि कछुआ, तो कछुआ भी एक उभयचर है, तो वह भी अंडा देता है। जैसे मगरमच्छ, यह भी एक उभयचर है, तो यह भी अंडे देता है। तो ये प्राय अंडे देते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है, बिल्कुल। जो मगरमच्छ है वह अपनी त्वचा से भी ये सांस ले सकता हो, अगर बाहर धरती पे हो तो अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकता है। इसी प्रकार से कछुआ पानी में रहेगा तो अपनी त्वचा से भी ले सकता है। यानी कि जो उभयचर होते हैं वह अपनी त्वचा यानी चमड़ी से भी सांस ले सकते हैं, और वह अगर वे धरती पर रहें तो अपने फेफड़ों से भी सांस ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा एक भी, यानी कि इसमें एक भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। तो इसका आंसर होगा ये सभी, डी, ये सभी, यानी कि एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है। वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं? तो वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार ईवीएस के उद्देश्य प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। बिल्कुल, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास के रूप में एक समझ विकसित करना, यह नहीं हो सकता है। ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना, यह हो भी सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो इसमें सही हैं। यानी कि यह एक भी सही है और दो भी सही है, बाकी यह तीनों चार इसके अनुसार सही नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षणिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो यह किया जाएगा वृत्तांत रिकॉर्ड में, ऑप्शन बी। यह किया जाएगा वृत्तांत रिकॉर्ड में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि यदि बच्चों में गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। चलिए अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर होगा। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं, यह भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें एक बस सही नहीं है, दो भी सही है, तीन भी सही है और चार भी सही है। तो गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, यह गलत है। बाकी ये तीनों, दो, तीन, चार, ये तीनों सही हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो यह साइको मोटर कौशल विकसित करने के लिए, चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, करके सीखने के लिए, रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यानी कि ये तीनों सही है। बाकी चौथा नंबर क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित नहीं किया जाता है। ऑप्शन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 23, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, यह भी हो सकता है। बच्चे को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। तो इसका आंसर है 1, 2 और यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं, बाकी अपना चौथा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का अध्ययन उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका प्राथमिक अध्ययन उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन ए अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ऑप्शन ए अवलोकन, मापन और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 25, कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट कराते समय शिक्षक को चाहिए कि वह भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। ऑप्शन सी भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। क्वेश्चन नंबर 26, रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम मछली घर दिखाते हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है कि यह पंप है। तो वह जो एक्वेरियम होता है, आप लोग कभी अस्पताल या किसी ऑफिस वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक कांच का बॉक्स रखा रहता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां होती हैं और उसमें एक गैस का बुलबुला भी उठता रहता है, उसी में मछलियों को खाने को डला रहता है, तो उसी को एक्वेरियम बोलते हैं। तो उसी के बारे में रजनी बोल रही है कि इसमें जो हवा का पंप चल रहा है तो इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। यह ऑप्शन 2 पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित है? तो वह है विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उस आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से करने के लिए कहना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? तो इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम की प्रकृति होती है समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। ऑप्शन ए समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाग 5 का क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक ईवीएस शिक्षिका को गतिविधि आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए।
तो इस उन्हें समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाने चाहिए या बनाएँ। ऑप्शन 4 जैसा कि यहाँ भी ABCD से नहीं आया, यहाँ भी 1, 2, 3 से आ गया। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसमें सभी जो किताबें हैं उन सभी का आप लोगों को निचोड़ देता हूँ, क्योंकि 10 क्वेश्चन इस किताब से, 10 क्वेश्चन इस किताब से, इस प्रकार से मैं जोड़-जोड़ के मेन सिलेबस अनुसार क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ। तो चलिए, अगर आज का आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में PDF पाने के लिए। क्योंकि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर मैं सबसे अधिक जो सिलेबस अनुसार, जैसे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उनके सिलेबस अनुसार जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, मैं आप लोगों को अधिकतर इन पर प्रैक्टिस सेट ही उपलब्ध करवाऊँगा। तो चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।